सो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका यूनिट 2 है उसमें आप पढ़ रहे हो कि प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। वी डू सीपीयू शेड्यूलिंग, कि सीपीयू में जब हम जॉब्स को असाइन करते हैं तो कैसे डिसाइड होता है कि सीपीयू किस जॉब को पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसे सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। एंड देन वी हैव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, कि आपके कोड में कुछ ऐसा सेक्शन हो सकता है जो आप चाहते हो कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस उसे यूज कर सके, मल्टीपल प्रोसेसेस उसे यूज ना कर सके। सो दैट कम्स अंडर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। एंड देन वी हैव प्रोसेस रिलेटेड कमांड्स इन लिनक्स, कि इन कमांड्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। सो प्रोसेस जो आपका वर्ड है, प्रोसेस का मतलब है अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। जो भी कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोसेस जब क्रिएट होता है देन इट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। ऑब्वियसली प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो मेमोरी में आ गया, अब उसको एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। सो आपकी जो बुक है उसका चैप्टर 3 जो है दैट इज अबाउट प्रोसेसेस। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो विच इज अबाउट प्रोसेस लाइफ साइकिल, दिस यू मस्ट डू थॉरली। सो प्रोसेस कंसेप्ट में जब हम बात करते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, एनी यूजर प्रोग्राम और टास्क विच इज अंडर एग्जीक्यूशन इज सेड टू बी अ प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो सिस्टम में। एक प्रोसेस रिप्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ अ पीसीबी, जिसे कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में बहुत कुछ होता है। इट हैज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, की प्रोसेस का आईडी क्या है, प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस के वेरिएबल्स कौन से हैं, एवरीथिंग। एंड ये यहाँ पे शो हो रहा है कि जब एक प्रोसेस मेमोरी में स्टोर होता है तो उसका डेटा, उसका कोड, वो सब कुछ रैम में हमें लेकर आना पड़ता है, ठीक है। अब प्रोसेस जब बनता है तो उसके डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। तो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, या एक्सप्लेन द प्रोसेस लाइफ साइकिल। जो प्रोसेस स्टेट हमारे पास क्या है, न्यू, अभी आपका प्रोसेस बना ही है। सो व्हेन इट इज जस्ट क्रिएटेड तो हम कहेंगे द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। रनिंग, जब उसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है, सो वी से दैट इट इज रनिंग, राइट। एंड देन यू हैव वेटिंग। अगर आपके प्रोसेस को इनपुट आउटपुट चाहिए या किसी और एक्सटर्नल रीजन की वजह से प्रोसेस की एग्जीक्यूशन बीच में रोक दी जाती है, सो इफ वी स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस फॉर सम रीजन इन बिटवीन, तो वो वेट करेगा जब तक उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना शुरू किया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड वेटिंग। देन रेडी, रेडी इन द सेंस कि वेटिंग के बाद अब वो फ्री है और वो वेट कर रहा है कि उसको दोबारा प्रोसेस असाइन किया जाए, या जब वो क्रिएट हुआ था उसके बाद वो पहले रेडी क्यू में गया टू वेट कि उसको प्रोसेसर असाइन किया जाए, तो उस स्टेट को हम रेडी स्टेट कहते हैं। एंड वंस द प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज ओवर, जब आपका सारा एग्जीक्यूट वगैरह हो गया, खत्म हो गया, तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाता है। तो ये 5 स्टेट होती हैं प्रोसेस की लाइफ साइकिल के अंदर, न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटेड। इसका ये डायग्राम भी है। जब भी आपको प्रोसेस स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा या लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यू मस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। सो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट ईयर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट है, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यू, न्यू से रेडी में कब जाता है, जब वो एडमिट हुआ है कि भाई उसको प्रोसेसर चाहिए, फिर वो वहां से जाएगा रनिंग स्टेट में, यहाँ से रनिंग में गया, इंटरप्ट की वजह से वो वापस रेडी में आ सकता है, और अगर उसको इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो वेटिंग में जाएगा, जब इनपुट आउटपुट खत्म हो जाएगा तो फिर रेडी में चला जाएगा। रनिंग से सीधा टर्मिनेटिंग पे भी जा सकता है। So this diagram is very important, right? Then process control block के ऊपर आ जाता है कि write a short note on process control block, या फिर process control block क्या होता है। So process control block या फिर task control block आपके process की ये सारी information store करता है। It stores the state of the process, कि फिलहाल मेरा process किस state में है out of the 5। आपके program counter की value क्या है, अब आपने architecture में भी पढ़ा था तो आपको अच्छे से याद है program counter क्या होता है। It holds the address of the next instruction to be executed. तो अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। देन वी हैव सीपीयू रजिस्टर्स। आपके जो सीपीयू रजिस्टर्स हैं, जैसे एक्यूमुलेटर हो गया, इंडेक्स रजिस्टर हो गया, है ना, और अगर आपका प्रोग्राम कोई स्टैक यूज कर रहा है तो उसके पॉइंटर्स हो गए, तो जो भी उनकी वैल्यूज थी उनको हम पीसीबी में स्टोर करते हैं।
देन सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन कि आपका सीपीयू कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज कर रहा है, कैसे वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस अब एग्जीक्यूट होना चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, रैम में आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, किस रेंज में है, तो एवरीथिंग हैज टू बी स्टोर्ड इन योर पीसीबी। तो पीसीबी का डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा कि सबसे पहले प्रोसेस स्टेट हो गई, फिर प्रोसेस नंबर है, प्रोसेस काउंटर है, मतलब प्रोग्राम काउंटर है, आपके सीपीयू रजिस्टर्स हो गए, मेमोरी लिस्ट हो गई, और अगर कोई फाइल वगैरह हमने ओपन की हुई है तो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स हो गया। सो पीसीबी लुक्स लाइक दिस एंड यू मस्ट मेक अ डायग्राम अगेन। तो ये डायग्राम भी आप बनाओगे अगर पीसीबी के बारे में पूछा जाता है तो। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, दिस इज शोइंग सीपीयू स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। इसको हम कंटेक्स्ट स्विच में बना सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था कंटेक्स्ट स्विच वाला, कंटेक्स्ट स्विच का मतलब यही होता है कि प्रोसेस एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर रहा है। तो जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, प्रोसेसर को एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करना है तो कैसे होता है, जैसे अभी आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है किसको, पीसीबी, मतलब प्रोसेस 0 को कर रहा है। सो हमें प्रोसेस 0 से प्रोसेस 1 में शिफ्ट करना है। सो अभी ये एग्जीक्यूटिंग है, इसको छोड़ना है और इस पे जाना है। तो क्या करेंगे, हम इसको सेव कर देंगे, इसके स्टेट को पीसीबी 0 में, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, पीसीबी 1 को रीलोड कर देंगे, मतलब पीसीबी 1 जो है वो यहाँ लोड हो जाएगा। अब एग्जीक्यूट कौन सा होगा, आपका पीसीबी 1, ठीक है। पीसीबी 1 होगा, उसके बाद जब इसके बाद मुझे वापस उधर जाना है तो मैं इसकी स्टेट को सेव करूंगी और फिर से लोड करूंगी पहले वाले को। तो आप ये बीच में देख रहे हो, दिस ब्लू पार्ट इज शोइंग द एग्जीक्यूशन, ये ब्लू पार्ट एग्जीक्यूशन है, लेकिन इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, ना तो प्रोसेस 0 एग्जीक्यूट हो रहा है, ना ही प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दिस इज द टाइम टेकन फॉर द कंटेक्स्ट स्विच। तो ये आपका टाइम है जो सिर्फ ये शिफ्टिंग करने में लग जाता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा शिफ्टिंग अगर होती है तो दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वी हैव टू मैनेज द शिफ्टिंग ऑफ टाइम आल्सो। सो कंटेक्स्ट स्विच इज बेसिकली जंपिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, ठीक है। तो वो कंटेक्स्ट स्विच की डेफिनेशन है, उसमें अगर आप ये डायग्राम बना सको तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं भी बना सकते हो तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स में, या अपनी तरफ से कोई छोटा हल्का फुल्का डायग्राम फॉर्म में इसको शो कर सकते हो कि कैसे हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जंप कर रहे हैं। सो दैट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। देन हर चीज की क्यूज होती हैं, आपका सीपीयू जो है उसमें सीपीयू क्यू होगी, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी क्यूज होंगी, और उसी के अकॉर्डिंगली हर जॉब को अपना टर्न मिलता है, ठीक है। तो आपके पास प्रोसेस शेड्यूलिंग में शेड्यूलिंग क्यूज जो है वो मेंटेन्ड होती हैं, जैसे जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यू, हर चीज के लिए अपनी क्यू है। तो ये आपका क्यूइंग डायग्राम है, ठीक है। क्यूइंग डायग्राम में सबसे पहले रेडी क्यू होती है, जो भी प्रोसेस अभी क्रिएट होता है वो सबसे पहले किस में आता है, रेडी क्यू में। रेडी क्यू से वो सीपीयू के पास जाता है, कंप्लीट हो गया तो बाहर चला जाएगा। अगर कंप्लीट नहीं हुआ और सीपीयू से बाहर आ रहा है तो वो इनमें से किसी रीजन की वजह से आ सकता है, कि या तो उसको इनपुट आउटपुट चाहिए, या फिर एक ऐसा एल्गोरिथम यूज हो रहा है जो कुछ टाइम के लिए एक जॉब को एग्जीक्यूट करता है और फिर उसको वेटिंग पे डाल देता है, तो उसमें का मतलब है टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड, या आपके फंक्शन ने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर लिया। तो हमने सी प्रोग्रामिंग में भी देखा है, अदरवाइज भी देखा है कि जब एक फंक्शन कॉल होता है तो हम करंट वाले को वहीं पे रोक देते हैं, दूसरे वाले को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वापस उसी पे आ जाते हैं। या कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट है, कोई एक्सटर्नल काम है जिसकी वजह से आपको एग्जीक्यूशन रोकनी पड़ी है, सो इट विल अगेन गो बैक टू द रेडी क्यू। बट अगर इनपुट आउटपुट है तो उसकी अपनी भी एक क्यू होगी जो कि इनपुट आउटपुट को सर्व करेगी। सो दैट इज योर क्यूइंग डायग्राम, ठीक है। सो क्यूज कैसे काम करती हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है शेड्यूलर्स की। तो शेड्यूलर का काम क्या होता है, चूज करना कि प्रोसेसर को कौन सी जॉब असाइन की जाएगी। तो इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, एंड वी आल्सो हैव अ मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपके पास है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉब शेड्यूलर। ये सिलेक्ट करता है प्रोसेस की जितने भी आपके पास प्रोसेसेस हैं उसमें से कितनों को रेडी क्यू में डालना है, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज हार्ड डिस्क से रैम में कौन से प्रोसेस लेकर आने हैं। सो विच प्रोसेसेस हैव टू कम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द रैम इज द टास्क ऑफ योर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, जिसे हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं, ये सिलेक्ट करता है आउट ऑफ दोज प्रोसेसेस कि अब सीपीयू को कौन सा अलॉट होना है, ठीक है। सो दैट इज द टास्क ऑफ योर
short-term scheduler, or simply we call it CPU scheduler. So the primary distinction between these two schedulers lies in the frequency of execution. जॉब शेड्यूलर को तो एक बार चूज करके ले आना है, उसके बाद बार बार काम किसका रहता है? सीपीयू शेड्यूलर का. The short-term scheduler must select a new process for the CPU frequently. A process may execute for only a few milliseconds and then it has to wait for something. तो short-term scheduler का काम ज्यादा है और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता. लेकिन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डिसाइडेड बाय द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. सो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब हमारे पास मल्टीपल जॉब्स हैं जिसको प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करना है. और हमने पढ़ा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर अगर फ्री होता है, मतलब सीपीयू अगर फ्री है एक जॉब से, अगर वो जॉब इनपुट आउटपुट के लिए चली गई एंड सीपीयू इज फ्री, तो वो दूसरी जॉब को पिक कर लेता है. अगर हमारे पास कंप्यूटर में दो तरह की जॉब्स होती हैं, एक होती है इनपुट आउटपुट बाउंड और एक होती है सीपीयू बाउंड. ठीक है, इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड. फर्क क्या पड़ता है दोनों से? इसको ज्यादा टाइम सीपीयू चाहिए होगा, इनपुट आउटपुट बहुत कम चाहिए होगा. इसको ज्यादा टाइम इनपुट आउटपुट चाहिए होगा, सीपीयू बहुत कम चाहिए होगा. तो अगर मैं एक गुड मिक्सचर लेकर आती हूँ रेडी क्यू में, तो आपकी दोनों टाइप की जॉब्स बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएंगी घुल मिल के, और आपका सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज हो पाएगा. सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. ठीक है, सो ये आपको यहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप यहाँ से रीड भी कर सकते हो. सो दैट्स योर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. अब यहाँ पर क्या आ जाता है? एक मीडियम टर्म शेड्यूलर ऑल्सो. द की आइडिया बिहाइंड अ मीडियम टर्म शेड्यूलर इज दैट समटाइम्स इट कैन बी एडवांटेजेस टू रिमूव अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी एंड दस रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. मतलब कभी कभी हमें स्वैपिंग की जरूरत पड़ सकती है कि एक जॉब जो वहां पे थी वो उतना बेटर रिजल्ट नहीं दे रही है, उसकी जगह पर बेटर है हम किसी दूसरी जॉब को ले आए. दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस. आगे जाके आप पेजिंग सेगमेंटेशन में देखोगे, बट दैट इज स्वैपिंग. और स्वैपिंग करने के लिए जो शेड्यूलर चाहिए होता है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है. अदरवाइज हमारे पास दो मेन शेड्यूलर होते हैं. ठीक है, सो मीडियम टर्म शेड्यूलर की जरूरत क्या होती है? पार्शली एग्जीक्यूटेड को बाहर निकालना और दूसरे वाले को अंदर लेकर आना. ठीक है, आप अभी तक कंटेक्स्ट स्विच वैसे पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विच अलग से एक्सप्लेन है. तो कंटेक्स्ट स्विच का मतलब क्या है? स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्स परफॉर्मिंग अ स्टेट सेव ऑफ द करंट प्रोसेस एंड अ स्टेट रीस्टोर ऑफ अ डिफरेंट प्रोसेस, जो हमने ऊपर डायग्राम में देखा था. ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? कंटेक्स्ट स्विच. उसी को ही आपको एक्सप्लेन करना है. एंड इट इज अ प्योर ओवरहेड. ओवरहेड मतलब आपका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है जस्ट फॉर चेंजिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू one process to another process, because the system does no useful work while switching. आपने देखा था ऊपर डायग्राम में कि उतनी देर आपके सीपीयू आइडल होता है, उसमें ना तो जॉब 1 एग्जीक्यूट हो रही है ना जॉब 2 एग्जीक्यूट हो रही है. होता तो ये कुछ मिली सेकेंड्स का काम है, बट उतने मिली सेकेंड्स भी आपके वेस्ट हो जाते हैं. सो ये कंटेक्स्ट स्विच आपको यहाँ से पढ़ना है. ठीक है, सो दैट इज इट यू हैव टू डू फ्रॉम चैप्टर 3. इसको आप एक रीडिंग दे सकते हो. ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस क्या क्या होते हैं? प्रोसेस क्रिएट होता है, सो प्रोसेस क्रिएशन इज देयर. ठीक है, ये पूरा आगे नहीं पढ़ना है, जस्ट यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ कि प्रोसेस क्रिएशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, सो ये सब कोड वगैरह ये कुछ नहीं करना है आपको. यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. सो हमारा प्रोसेस क्रिएट होता है, प्रोसेस टर्मिनेट होता है, बीच में वो वेटिंग स्टेट में जाता है, एंड ऑल दैट थिंग इज देयर. देन इस चैप्टर में से आपको पढ़ना है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. मतलब दो प्रोसेसेस ने आपस में कुछ डेटा शेयर करना है, तो कैसे करेंगे. ठीक है, सो देयर आर सेवरल रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट दैट अलाउज प्रोसेस कोऑपरेशन. क्या क्या जरूरत पड़ सकती है? एक, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उनको कोई डेटा भेजना हो एक दूसरे को, कोई फाइल है जो शेयर हो रही है, समथिंग लाइक दैट. आपको स्पीड इंक्रीज करनी है. ठीक है, तो अगर आपके छोटे छोटे टास्क हैं और मल्टीपल प्रोसेसेस उन टास्क को यूज कर ले अगर, तो दो दो बार एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, हमारे कंप्यूटेशन स्पीड अप हो जाएगा. मॉड्यूलैरिटी. ठीक है, आप पूरे फंक्शन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो एंड दे नीड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. कन्वीनियंस. ये सारे इसके रीजंस है कि हमें क्यों होना चाहिए. और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने के दो तरीके होते हैं, शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग. अब देखो, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है. अगर इन दोनों को कोई डेटा शेयर करना है तो एक तरीका है कि भाई एक मेमोरी रखो कॉमन. ठीक है, ये मेमोरी है, P1 भी इसको रेफर कर सकता है, P2 भी इसको रेफर कर सकता है, दोनों ही रेफर कर सकते हैं, तो दोनों उसको यूज कर लेंगे. ठीक है, अगर इसने इसको कुछ देना है तो वो यहाँ इस मेमोरी में रख देगा, ये इस मेमोरी से ले लेगा.
अब दूसरा तरीका क्या है, फंक्शन कॉल। जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हो, जैसे मैं SQRT कॉल कर रही हूँ, मैं बीच में 81 पास करती हूँ, तो एक तरह से ये डेटा ही है ना जो मैं उसको पास कर रही हूँ। सो आई एम गिविंग कि भाई 81 पे तू काम कर ले और इसका जो स्क्वायर रूट है वो मुझे दे दे। सो ये जो है, जो हम ऐसे एज पैरामीटर पास करते हैं, इसको बोलते हैं मैसेज पासिंग, राइट। सो दिस इज कॉल्ड मैसेज पासिंग। तो ये दो तरीके होते हैं कि या तो शेयर्ड मेमोरी यूज कर लो या फिर मैसेज पासिंग के थ्रू हमारा डेटा जो है वो जो है एक दूसरे से शेयर हो सकता है। और इसका डायग्राम ये रहा आपका। सो डायग्राम्स जहां पे भी हो, मेक श्योर यू प्रैक्टिस दोस। सो इस पे आपको आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करके, ठीक है। बाकी ये जो है ये बैकग्राउंड में आपका आएगा जब हम सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे, बट अभी हम सिंक्रोनाइजेशन से पहले पढ़ेंगे कि आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है। तो आप मुझे बताओ कि अभी यहाँ तक आपको सब समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्या विशेष, क्या पूछ रहे हो? हाँ कल करेंगे विशेष, यूनिट 1 का वन शॉट। प्रायोरिटी को डील करने के लिए आपके पास अलग तरीके हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट कम्स अंडर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अभी तो हमने ये देखा है सिर्फ कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस स्टेट क्या होती है, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, बट उसको शेड्यूल करने के लिए भी आपके पास प्रॉपर एल्गोरिथम्स हैं, एंड दैट्स इन योर चैप्टर 6। सो जो बुक है इसमें से थर्ड चैप्टर में से आपका प्रोसेस स्टेट एंड ऑल हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 4 इज अबाउट थ्रेड्स, जो आपको ना के बराबर ही करना है। सो थ्रेड्स में से हमने अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। देन यू हैव चैप्टर 5 जो कि है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, वो आपके सिलेबस में है। सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आप करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे सेमेफर्स और ये सब यूज होता है, लॉक सिस्टम यूज होता है, ताकि आप सेम कोड को दो प्रोसेसेस के थ्रू सेम टाइम पे यूज ना कर सको। उसे कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। दैट इज इन योर चैप्टर नंबर 5। 4 आपको नहीं करना है इसमें से। चैप्टर 5 में से टॉपिक्स करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के, और फिर आता है आपका चैप्टर 6 विच इज सीपीयू शेड्यूलिंग। सो सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब कौन सी जॉब कब सीपीयू को अलॉट होगी, इसके एल्गोरिदम्स हैं। आपको याद होगा मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराए थे, आपको वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल ऑल्सो, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। सो बेसिक कंसेप्ट सीपीयू का क्या है कि आपके पास कुछ जॉब्स हैं जो रेडी क्यू में आ गई हैं, अब आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मतलब सीपीयू शेड्यूलर ने उनको सीपीयू को असाइन करना है, ठीक है। अब इसमें भी शेड्यूलिंग दो तरह की है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि एक बार जो जॉब सीपीयू को अलॉट हो गई हम उसको बीच में रुकवा सकते हैं और उसकी जगह पर किसी दूसरी को असाइन कर सकते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव में एक बार जो जॉब असाइन हो गई वो खत्म होके ही रुकेगी, उससे पहले हम उसको रोक नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव। सो वी हैव डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, इसमें आप ये टर्म्स याद रखोगे, जैसे जैसे आपको टर्म्स दिख जाएंगी। डिस्पैचर, तो डिस्पैचर क्या होता है? इट्स अ मॉड्यूल दैट गिव्स कंट्रोल टू द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो वो बेसिकली आपके प्रोसेस को सीपीयू के पास डिस्पैच करता है। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया का मतलब क्या है? हाउ डू वी चूज कि भाई कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सबसे अच्छा है? तो जो एल्गोरिथम सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा, जिसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, थ्रूपुट जिसमें सबसे ज्यादा होगा, थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड, कि जैसे 1 मिनट में कितनी जॉब्स एग्जीक्यूट होती है, सो दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। टर्न अराउंड टाइम इज द टाइम जब एक जॉब सबमिट होती है और जब जॉब कंप्लीट होती है। सो हाउ मच टाइम इट टुक फ्रॉम द जॉब सबमिशन टू द जॉब कंप्लीशन, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम इज कि उसको कितने टाइम रेडी क्यू में वेट करना पड़ा उसकी टर्न आने से पहले। सो बिफोर द टर्न केम कितने टाइम खाली वो प्रोसेस आपका रेडी क्यू में पड़ा रहा, वो वेटिंग टाइम होता है। रिस्पॉन्स टाइम इज कि जब उसने पहली बार यूजर के साथ इंटरेक्ट किया आपके प्रोसेस ने, उससे पहले जितना टाइम उसने वेट किया रिस्पॉन्स के लिए, वो रिस्पॉन्स टाइम होता है। ये सारे क्राइटेरिया हम देखते हैं, जितने कम हो उतना अच्छा
टर्न अराउंड, वेटिंग और रिस्पॉन्स जितना कम हो उतना अच्छा, थ्रूपुट और यूटिलाइजेशन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। ठीक है, सो ये हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिसाइड करने का क्राइटेरिया है। देन कम्स आपके एल्गोरिथम्स। तो इसमें फर्स्ट एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नाम से पता चल रहा है, इट्स लाइक जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में क्यू किया था, है ना, कि जो पहले आएगा वो पहले सर्व होगा। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, द प्रोसेस विच हैज कम फर्स्ट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट फर्स्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हो, तीन प्रोसेस दिए हुए हैं P1 P2 P3। इसका बर्स्ट टाइम मतलब द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। सो बर्स्ट मतलब क्या होता है, टाइम required to complete the job। सो इसका हमें बनाना पड़ता है गैंट चार्ट। सो गैंट चार्ट इज अ टाइमिंग डायग्राम बेसिकली। तो वो दिखाता है कि किस टाइम पे कौन सी जॉब एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे ये आप देख रहे हो गैंट चार्ट की 0 पे P1 शुरू हुआ, उसको 24 मिली सेकेंड्स चाहिए थे कंप्लीट होने के लिए, तो वो 24 तक चला। जब वो खत्म हो जाएगा तो P2 असाइन हुआ, P2 असाइन हुआ, उसको 3 मिली सेकेंड्स चाहिए चलने के लिए, तो वो 3 सेकेंड्स के लिए और चला। फिर आपका P3 आया, P3 भी 3 के लिए और चला। सो वी गेट इट लाइक दैट। सो ये हमारा गैंट चार्ट हो गया उसका। ठीक है, सो ये गैंट चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें कैलकुलेट करना आना चाहिए वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड ऑल्सो। अगर मैं यहाँ पर वेटिंग टाइम कैलकुलेट करूँ तो P1 जो है मेरा, उसका वेटिंग टाइम है 0, उसको तो आते ही प्रोसेसर मिल गया। P2 को वेट करना पड़ा 24 साइकिल्स के लिए, P3 को वेट करना पड़ा 27 साइकिल्स के लिए। और अगर आप टर्न अराउंड टाइम करो तो P1 0 पे आया था, 24 पे कंप्लीट हो गया, तो इसका टर्न अराउंड है 24। P2 0 पे आया था लेकिन कंप्लीट कब हुआ, 27 पे। P3 0 पे आया था लेकिन कंप्लीट कब हुआ, 30 पे। सो इसमें आपका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम काफी ज्यादा आ जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं ऐड करती हूँ, सो दिस इज 51 एंड इन दिस केस 81। हम यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकाल सकते हैं। सो अगर आप एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हो दैट इज 51/3। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 81/3, क्योंकि 3 प्रोसेसेस है। सो विच इज क्वाइट ह्यूज, काफी ज्यादा आएगा ये 20 समथिंग, और ये आपका ये 117 आएगा, है ना, और ये आएगा 27। सो स्टिल ह्यूज। सो ये चीजें हमें निकालनी होती है। अब इसी का दूसरा एक एल्गोरिथम हम ले लेते हैं SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम कहते हैं कि भाई जो सबसे छोटा है पहले उसको कर लेते हैं। तो अगर मैंने इसमें P2 को पहले कर लिया होता, P3 को कर लिया होता और उसके बाद P1 को किया होता, तो आपके पास P1 P2 P3 टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। ठीक है, देखो P1 को वेट कितना करना पड़ा, 6, P2 को 0, P3 को 3, है ना। तो टोटली कितना आया, 9। कहाँ 21 वेटिंग टाइम एवरेज, और इसका एवरेज कितना आएगा, 3। वहां 51 आ रहा था, यहाँ 9 आ रहा है। टर्न अराउंड टाइम आपका P1 0 पे आया था, 30 पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम 30 हुआ। P2 0 पे आया था, 3 पे ही कंप्लीट हो गया। P3 0 पे आया था, 6 पे ही कंप्लीट हो गया, सो 39। So which is much less in comparison to first come first serve। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो आपको बेटर टर्न अराउंड टाइम, बेटर वेटिंग टाइम देता है इन कंपैरिजन टू शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राइट। सॉरी, shortest job first gives you better time than first come first serve technique, right। so ये आपका shortest job first हो गया। समझ आ रहा है यहां तक, ये दोनों समझ आए। FCFS और SGF क्लियर है। हाँ जी, यस वशिष्ठ, व्हेन प्रायोरिटी वाला आता है तो इंटरप्ट होता है, जो जॉब एग्जीक्यूट हो रही है उसको रोक कर आप दूसरे को करते हो। उसमें भी डिपेंड करता है कि प्रिएम्प्टिव है या नॉन प्रिएम्प्टिव है। नॉन प्रिएम्प्टिव है तो जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको बीच में नहीं रोकेंगे, अगर प्रिएम्प्टिव है तो ही आप उसको रोक कर दूसरे को एग्जीक्यूट शुरू करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।
आगे अब हमारे पास क्या है, इसी का शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग का एक वेरिएशन है जिसे कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब जैसे ये जॉब्स है, ये सब जीरो पे आई हैं, है ना। अगर ये सब जीरो पे आई हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबकी सब जीरो पे आई थी तो क्या होगा, आपका जीरो पे आया और सबसे पहले इसमें से सबसे छोटा कौन सा था, ये वाला, तो P4 एग्जीक्यूट होगा, 3 पे खत्म हो जाएगा। फिर हमारा सबसे छोटा है 6, मतलब P1, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर P3, फिर P2। इसका आपको कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। सो देखो P1 केम एट 0, कंप्लीटेड एट 9, सो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 9। P2 केम एट 0, P2 कंप्लीट कब हुआ है 24 पे, तो हम गैंट चार्ट बनाने के बाद वहां से देखेंगे कि टर्न अराउंड टाइम कितना बन रहा है। सो P2 कंप्लीटेड है 24। P3 0 पे आया था, कंप्लीट कितने पे हुआ है 16 पे। P4 0 पे आया था, 3 पे कंप्लीट हो गया। सो ये इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया। वेटिंग टाइम P1 को कब मिला प्रोसेसर, 3 पे मिला, तो उसने वेट कितना किया 3। P2 को प्रोसेसर कब मिला 16 पे, तो उसने वेट कितना किया 16। P3 को प्रोसेसर मिला 9 पे और P4 को तो आते ही मिल गया, सो इट्स 0। सो इस तरह से हम यहाँ टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम बना सकते हैं। इनका आप टोटल कर लो, फिर उसको 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। सो जैसे कि ये है, दिस इज 9 and 9 18 28, और ये बन गया हमारा 9 and 9 18 18 और 4 22, 2 to 4 5 52। So 52 upon 4 is your average turnaround time and 28 upon 4 is your average वेटिंग टाइम। तो जब भी आपको कभी दो एल्गोरिथम्स कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा तो आपको उनका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है और उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है। ठीक है। अब अगर ये जॉब सब एक साथ ना आ रही होती, थोड़ी थोड़ी आगे पीछे आती, है ना, थोड़ी थोड़ी आगे पीछे, मतलब पहली जॉब आई 0 पे, अगली जॉब आ गई 1 पे, जैसे ये, इसमें अराइवल टाइम अलग हो गया। तो अभी हमने जो देखे उसमें अराइवल टाइम सबका सेम था, सब एक साथ आए थे। ठीक है। अब अगर अराइवल टाइम अलग अलग है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले आया है वो पहले अलॉट हो गया, जो उसके बाद आएगा वो उसके बाद अलॉट होता चला जाएगा, है ना, तो वो तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जैसे P1 आया तो P1 का टाइम था 8, अभी P1 सिर्फ 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ था कि P2 आ गया 1 पे, अब P2 1 पे आ गया, इसको कितना टाइम चाहिए 4, लेकिन इसको अभी भी 7 साइकिल्स चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। 8 था इसका टोटल, अभी इसका सिर्फ एक ही साइकिल चला था, अगले साइकिल पे P2 आ गया जिसको 4 साइकिल्स चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पर, सो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में हम P1 को रोक देंगे और P2 को असाइन कर देंगे क्योंकि उसको कम टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके पास 0 पे सिर्फ P1 था तो आपने P1 असाइन किया, लेकिन जैसे ही 1 हुआ मेरे पास P2 आ गया जिसको 4 चाहिए और इसके पास बचा है अभी भी 7, तो हम 4 वाले को पहले ले लेंगे। अब ये 5 तक खत्म हो रहा है, जब तक ये खत्म हो रहा है उसके बीच में ये आए जरूर है, ये 9 आया पर ये 9 इसके बचे हुए टाइम से ज्यादा था तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये आया, इसका टाइम 5 है, अब तक इसके सिर्फ 2 ही सेकंड्स बचे हैं, तो ऑब्वियसली ये छोटा है, इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, हमने बीच में दोबारा नहीं रोका क्योंकि इससे छोटा कुछ आया नहीं। ठीक है, फिर जब 5 पे आया तो ये सब तो आ ही चुके हैं, अब तो फिर जो बचा है इनमें से उसको कर लोगे तो फिर आपका ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये P1 की टर्न आएगी बाकी का एग्जीक्यूट करने के लिए और फिर इसकी। यहाँ पर भी आप टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। टर्न अराउंड टाइम अब यहाँ पे देखना कैसे होगा, P1 केम एट 0, कंप्लीटेड एट 17, तो इसका टर्न अराउंड टाइम होगा 17। ठीक है। P2 केम एट 1, कंप्लीटेड एट 5, तो 5 माइनस 1, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ, जितना उसका टाइम था, क्योंकि उसने वेट थोड़ी किया, वो आया ही 1 पे था, 5 पे खत्म हो गया, मतलब उसका टर्न अराउंड टाइम 4 ही है। P3 2 पे आया था, 2 पे आया था P3, खत्म कब हुआ है 26 पे, सो 26 माइनस 2 24, तो उसका टर्न अराउंड टाइम होगा ये, मतलब कंप्लीशन माइनस अराइवल, सो टर्न अराउंड टाइम जो है दैट इज कंप्लीशन माइनस
अराइवल, ठीक है। फिर आपके पास है P4, सो P4 completed at 10 but it came at 3, सो इसका कितना हो जाएगा 7, 10 minus 3। अब बचा वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम बहुत सिंपल होता है, देखो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, जितना मेरा टर्न अराउंड टाइम है, मतलब इतने टाइम वो रहा क्यू में प्रोसेसर में मिलाकर टोटल इतना टाइम रहा, उसमें से उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम कितना था 8। सो 17 साइकिल्स के लिए वो रहा यहाँ पर, लेकिन उसको चाहिए सिर्फ 8 थे, तो मतलब बाकी के 9 वेटिंग टाइम में गए, है ना। उसको 4 के लिए रहा, 4 ही चाहिए थे, तो उसका वेटिंग टाइम हुआ 0। 24 साइकिल्स के लिए वो मेमोरी में रहा, लेकिन उसको चाहिए सिर्फ 9 थे, तो 15 उसने वेट किया, ठीक है। ऐसे ही रहा 7 के लिए, चाहिए सिर्फ 5 थे, तो वो 2 साइकिल्स के लिए उसने वेट किया। सो यहाँ पर आप टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, कंप्लीशन माइनस अराइवल, और वेटिंग टाइम कैसे निकाल सकते हो आप, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। समझ रहे हो। और ये न्यूमेरिकल्स बैक एक्सरसाइज में भी हैं, मैंने आपको क्लासेस में भी पहले कराए थे, तो आपको वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि पेपर में इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आ सकते क्या, आते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, वो सिंपल है, उसमें आपके पास एक प्रायोरिटी और अटैच कर दी जाती है, उसमें हम टाइम नहीं देखते, उसमें जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको बाद में। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी P2 की। अब साइज जितना मर्जी हो, चाहे इसका बर्स्ट टाइम 10 भी होता तो भी हम पहले इसी को करते, क्योंकि हम बर्स्ट टाइम तो देख ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ प्रायोरिटी वाइज कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वाला होगा, फिर सेकंड प्रायोरिटी वाला, फिर थर्ड प्रायोरिटी वाला, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ प्रायोरिटी वाला। दे आर एग्जीक्यूटेड एंड देन यू कैलकुलेट द टर्न अराउंड एंड ऑल। इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, इस पे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि इनडेफिनेट ब्लॉकिंग या स्टारवेशन क्या होती है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जॉब्स आई हैं और जैसे ही कोई जॉब एग्जीक्यूट होने लगती है, उससे पहले उससे हाई प्रायोरिटी की जॉब आ जाती है। तो अब हर बार अगर हाई प्रायोरिटी, अगर तो नॉन प्रिएम्प्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कि एक बार जो जॉब असाइन होगी वो खत्म हो गई, हटेगा। लेकिन अगर आपकी प्रिएम्प्टिव है, प्रिएम्प्टिव मतलब एक जॉब एग्जीक्यूट हो रही है जिसकी प्रायोरिटी 4 है, लेकिन बीच में ही दूसरी जॉब आ गई जिसकी प्रायोरिटी 2 है, मतलब उससे ज्यादा है, तो वो कहता है कि जो करंट एग्जीक्यूट हो रही है उसको रोक दो, और उसको रोक कर अभी किसको एग्जीक्यूट करो, पहले जो न्यू जॉब आई है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। सो इफ यू गेट समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में क्या होगा, जो न्यू जॉब है उसको एग्जीक्यूट करना है, पिछले वाली को रोकना पड़ेगा। तो अगर उसकी प्रायोरिटी कम है और हर बार हाई प्रायोरिटी जॉब्स आई जा रही है, तो वो तो हमेशा वेट ही करता रह जाएगा, तो उसे कहते हैं स्टारवेशन, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में एक टेक्निक यूज होती है जिसे कहते हैं एजिंग। सो एजिंग का मतलब जैसे जैसे जॉब पुरानी होती जाती है उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज होती जाएगी, ताकि ऐसा ना हो कि कोई जॉब इनडेफिनेट टाइम के लिए वेट ही करती रहे, तो अगर उसको टाइम ज्यादा हो गया तो अपने आप वो हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब बन जाएगी। देन कम्स योर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, जो कि आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। सो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को कैसे करते हैं हम, हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं, हम एक टाइम स्लाइस डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि 3 साइकिल्स का हो गया, तो हर प्रोसेस को 3 साइकिल्स के लिए सीपीयू मिलेगा और वो घूमता रहेगा उनके बीच में। सो इट्स लाइक कि अगर मेरे पास ये 3 प्रोसेस थे P1, P2, P3, और आपको कुछ भी टाइम स्लाइस यहाँ पर असाइन किया गया, ठीक है, तो आपके प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे उतने टाइम के लिए। तो ये 2 तो पहली बारी में ही खत्म हो गया अगर टाइम स्लाइस हम 4 लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद P1 मल्टीपल साइकिल्स में चलेगा 4 4 4 4 4 के, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ये तो 3 3 था, ज्यादा होता तो हम ज्यादा साइकिल्स चलाते, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर प्रोसेस होते P1, P2, P3, P4, आपके पास है P1, P2, P3, P4, इसको चाहिए होते 15, 7, 12, 9, और हमारा टाइम स्लाइस होता 4, ठीक है। टाइम स्लाइस आपका 4 है। अब आपको इसका गैंट चार्ट बनाना है, तो गैंट चार्ट में हम शुरू किससे करेंगे, P1 से स्टार्ट करेंगे,
लेकिन वो सिर्फ 4 सेकेंड्स के लिए ही एग्जीक्यूट करना है आपको। आपने 4 के लिए किया, बचा कितना? 11। फिर उसके बाद आप P2 को एग्जीक्यूट करोगे, वो भी 4 के लिए होगा, बचेगा 3। फिर आपके पास क्या हो रहा है, फिर आप करोगे P3 के लिए, अगेन इट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 4, बचा 8। फिर P4 के लिए विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 4, बचा इतना। फिर वापस P1 की टर्न आ जाएगी, सो वापस P1 की टर्न आ जाएगी। अब P2 की टर्न आएगी, लेकिन उसको सिर्फ 3 ही चाहिए, तो वो 23 पे खत्म हो जाएगा। फिर P3 की टर्न आएगी, फिर 4 सेकेंड्स के लिए चलेगा, ये रह जाएगा 4। फिर P4 की टर्न आ जाएगी, 4 सेकेंड्स के लिए चलेगा, रह जाएगा 1। फिर P1 की टर्न आ जाएगी, 4 के लिए चलेगा, रह जाएगा 3। ये कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा P3, P3 का 4 ही है, P3 विल बी कंप्लीटेड। फिर आई टर्न P4 की, P4 एक ही में कंप्लीट हो जाएगा 40 पे। और उसके बाद बारी आएगी आपकी वापस P1 की, सो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा 43। सो दैट्स हाउ माय होल थिंग इज डन। सो 43 पे हमारा सब खत्म हो जाएगा। और इसको क्रॉस चेक करने का तरीका देखो क्या होता है, इनको ऐड कर लो। सो 15 + 7 is 22, 22 + 12 is 34, 34 + 9 is 43। सबके बर्स्ट टाइम का जो टोटल है वो 43 आ रहा है। तो जो आपका गैंट चार्ट होगा उसका एंड यूनिट 43 आना चाहिए। अगर वो 43 नहीं आ रहा है, मतलब आपने कुछ गलत किया है। तो जो इनका सम होगा वही मेरा लास्ट टाइम होना चाहिए। अगर नहीं है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, अब आप यहाँ पर इनका निकालना चाहते हो, वही टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड ऑल। सो बर्स्ट टाइम तो हमें दिया हुआ है, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम आपको निकालना है। तो बर्स्ट टाइम कितना है? 15, 7, 12, 9। टर्न अराउंड टाइम देखो, आए तो सब 0 पे ही थे। सो P1 कितने पे खत्म हुआ है? 43 पे। फिर आपका P4 खत्म हुआ है 40 पे। P3 got over at 39 and P2 got over at 23। वो सबसे छोटा था, है ना? तो P2 आपका 23 पे ओवर हुआ। सो ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था वेटिंग टाइम कितना होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस द बर्स्ट टाइम। सिंपल। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस द बर्स्ट टाइम। सो 43 में से, क्योंकि ऐसे टुकड़ों में कैसे वेटिंग टाइम आप कैलकुलेट करोगे, वो तो नहीं कर सकते ना। सो टुकड़ों में तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन वी हैव द फॉर्मूला कि बर्स्ट टाइम माइनस टर्न अराउंड टाइम विल गिव यू द वेटिंग टाइम। सो 43 minus 15 will be 28. 23 minus 7 will be 16. 39 to 7, 27, and this is 31. So आप इनका टोटल निकाल के एवरेज टर्न अराउंड टाइम या एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हो। तो ये गैंट चार्ट बनाना, इनका वेटिंग टाइम निकालना, टर्न अराउंड टाइम निकालना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये हो गया आपके एल्गोरिथम्स। फाइन। सो इनके न्यूमेरिकल्स आपको करने आने चाहिए। ये नीचे वाला पार्ट नहीं करना है। सो दिस पार्ट यू डोंट हैव टू डू। थ्रेड शेड्यूलिंग ये भी नहीं करना है। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको छोड़ दो। बस इसके क्वेश्चंस आप बैक एक्सरसाइज से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन में एक कोड होता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। मतलब आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स उस जॉब को एक साथ एग्जीक्यूट ना करें। तो एक ऐसा कोड जो हम चाहते हैं कि दो लोग एक साथ एक्सेस ना कर सकें, उसे हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से एक टेक्निक का नाम है सेमेफर। We have locking techniques as well. So number of techniques are there and number of problems are there जो हम इसमें स्टडी करते हैं। और बहुत इजी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। सो आपको सिर्फ एक चेक लगाना होता है। सेमेफर इज बेसिकली अ स्पेशल वेरिएबल, जो कि जैसे हम कोडिंग में फ्लैग वेरिएबल्स लेते हैं ना, कि अगर फ्लैग ट्रू है तो ये करो, फ्लैग फॉल्स है तो ये करो, वैसे ही ये सेमेफर है जो हेल्प करता है देखने के लिए कि वो कोड किसी के थ्रू यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो किसी के थ्रू यूज हो रहा है तो दूसरे प्रोसेसेस को वेट करना पड़ेगा, और अगर
नहीं यूज हो रहा तो दूसरा कोई भी प्रोसेस उसको एक्वायर कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक थिंग ओवर हियर। तो हम एक काम करते हैं, अभी जो मैंने आपको कराया है आप उसको अच्छे से गो थ्रू करो, ठीक है। यू गो थ्रू दैट थॉरोली और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो ताकि आप मुझसे न्यूमेरिकल्स के डाउट्स पूछ सको। 2 पेपर्स अभी मैं भेज रही हूँ ग्रुप पे, ठीक है। सो ये पेपर्स में ये तो पेज रेफरेंस है, ये आपका यूनिट 4 है, इसको आपने नहीं करना, मतलब अभी के लिए नहीं करना है। ये देखो ये क्वेश्चन है ना, कंसिडर द फॉलोइंग 5 प्रोसेसेस विद द लेंथ ऑफ द सीपीयू बर्स्ट टाइम गिवन इन मिलीसेकंड्स, ड्रॉ 5 गैंट चार्ट्स दैट इलस्ट्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्रोसेसेस यूजिंग द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब, प्रीएम्प्टिव, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में रिमेनिंग टाइम वाला हो गया, और राउंड रॉबिन से बनाना है क्वांटम 2 लेके। सो व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ईच ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन बहुत लेंथी है, 6.5 नंबर में इतना कुछ करने को दे दिया इन्होंने आपको। वैसे तो ये अगर आता है तो पूरा क्वेश्चन ही 10 नंबर का आना चाहिए, ठीक है। ये आपको रीडर राइटर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग सेमाफोर, ये मैं आपको कल बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है कि आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसे ही, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पेपर तो शेयर कर ही दूंगी बट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड सिमिलर वे इस पेपर में भी होगा, ठीक है। इस पेपर में ये तो आ गया टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताओ, ये थ्योरी में के नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं। सो कल तक आप प्लीज ये नोट्स पढ़कर आओगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हो। सो कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विद देयर सीपीयू बर्स्ट टाइम, इसमें भी ऐसे ही दे रखा है और आपको ये बना के दिखाना है, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, सो यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस, ये हम कल डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलोगे मैम अभी आप, जैसे इसमें सही है 12.5 नंबर का दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोलोगे मैम पूरा आप करा दो, आपका पास हुआ होना चाहिए चाहे आपने गलत किया हो, बट यू मस्ट ट्राई इट। आई वांट टू सी द सॉल्यूशंस व्हाट यू हैव क्रिएटेड, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। इसके अलावा जो आपका सिलेबस में ये वाला पार्ट है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस, ये आप नोट्स में दोबारा भेज देती हूँ इन केस यू हैवंट गॉट इट, आई विल सेंड इट इन द व्हाट्सएप। इसको आप रिवाइज करके आना कल, ठीक है। एंड हम कल करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और ये लिनक्स और ये वाली कमांड्स का वन शॉट, एज वेल एज हम पेपर में देखेंगे कि इनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हैं। जो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसके क्वेश्चंस तो आप देख ही सकते हो, आपको डायरेक्ट पूछा ही हुआ है कि बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस वगैरह पे क्या है। ये यूनिट 1 अब चेंज हो गया है, आप इसको यूनिट 1 मत लेना, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो यूनिट 1 है इसमें पेजिंग सेगमेंटेशन पे क्वेश्चंस है, हमारा वो अब यूनिट 4 है। सो सिंस द सिलेबस हैज बीन मॉडिफाइड, आपका सेमेस्टर 5 में होता था ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले यूनिट्स ऊपर नीचे थे, तो आप यूनिट का नाम पढ़कर मत देखना क्वेश्चंस को, टॉपिक का नाम पढ़कर देखना। तो आपको यूनिट 1 के क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, यूनिट 2 आपको देखना है, ठीक है। देन ये भी डिवाइस मैनेजमेंट है, यूनिट 3 आपको अभी नहीं करना है ना, इसमें बेसिक्स था ही नहीं पहले, ये सारा दूसरे वाले चैप्टर्स ही हैं। तो बेसिक वाला अगर आपको कोई दिखेगा जिसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और लिनक्स की कमांड्स पहले होती नहीं थी, ठीक है। लिनक्स की कमांड्स वर नॉट देयर, हमारे पास अलग सब्जेक्ट ही था लिनक्स अगले सेमेस्टर में, जो मेरे ख्याल से इस बार वो आपको अब नहीं देंगे, ठीक है। सो वी हैव दिस लिनक्स एनवायरनमेंट, दैट वाज अनदर डिफरेंट सब्जेक्ट, बट लेट इट बी। आप अभी इतने पे फोकस करोगे जो मैंने कराया है, ठीक है। इसको अच्छे से आप करेंगे। ये लिनक्स की कमांड है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि कैसी कमांड इस पे आते हैं, तो इस पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बस ये पूरा सब्जेक्ट था लिनक्स, अब आपको सिर्फ थोड़ी सी कमांड्स हैं उसमें से, ठीक है। फाइन। सो टुमारो we'll have class for the rest of the syllabus, we'll cover in the one shot and take the doubts। बाकी जिस दिन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले हम सारे इसके PYQs डिस्कस कर लेंगे। संडे को ना, मंडे को है ना इसका टेस्ट आपका। अभी कोई डाउट है तो बताओ।
देन रिवाइज योर सिलेबस, नोट्स मैं भेज देती हूँ फिर से अगर आपके पास नहीं है ग्रुप पे. एंड टुमारो वी विल हैव क्लास एट 9. कल 9 बजे होगी रात को. ठीक है. इन केस आप कॉलेज किसी दिन नहीं जा रहे होगे तो मुझे बता देना. वी कैन हैव इन द आफ्टरनून एज वेल. चलिए, बाय फॉर नाउ, गुड नाइट, टेक केयर.